रिव्यूज हमेशा की तरह आज भी हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से। वो ये है कास्ट मैटर्स मच। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तीन महान ग्रेट स्कॉलर्स की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने फोकस किया है आ, कई चीजों को। उसमें चाइना का हवाला है, इनका जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर है उसके हवाले से डिस्कशन की है, और उसके लक्ष्य टारगेट के हवाले से बात की है, और बहुत सारी बातें कही हैं। ये तमाम बातें सुनने के काबिल हैं, और मैं समझता हूं कि इनकी इस गुफ्तगू को सुनकर संघ परिवार जो है इंडिया में, खास तौर पर, बल्कि संघ परिवार तो अब अमेरिका में भी खासियत तक है, इनको तीनों अफराद को, तीनों शख्स को देशद्रोही या ट्रेडर कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। ये तीन अफराद हैं, ये तीन अशखास हैं, दी थ्री जेंटलमैन। एक तो हैं जो होस्ट हैं, वो हैं कपिल सिब्बल। कपिल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक हायर कोर्ट के सीनियर जज हैं, सॉरी सीनियर लॉयर हैं। बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है यूनिवर्सल आइडियल के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। इनका ताल्लुक लगता है अब भी कांग्रेस से ही है, कांग्रेस पार्टी से, गो के वो छोड़ चुके हैं उसको। लेकिन इनकी सारी जो गुफ्तगू होती है उससे अंदाजा यही होता है कि अभी भी वो इस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इनके जो दो मेहमान हैं, एक है डॉक्टर अजय साहनी, और दूसरे हैं बहुत ही बड़े डिफेंस स्कॉलर, इन्हीं की तरह डॉक्टर अजय साहनी की तरह प्रवीण सवानी। मजे की बात यह है कि तीनों के तीनों अपने कास्ट के हवाले से खत्री हैं। दो पंजाबी खत्री हैं, यानी कपिल सिब्बल साहब और डॉक्टर अजय साहनी साहब, और प्रवीण साहनी जो हैं ये यूपी या उत्तर प्रदेश के खत्री हैं। और इसी इसी हवाले से ये खत्री हैं तो ये क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय हैं तो ये राजपूत हैं। तो इन तीनों राजपूत जो वॉरियर क्लास है, वर्णा का वॉरियर फेस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने डिस्कस किया है खास तौर पर डिफेंस अफेयर्स को और वॉर को, और दे आर द मोस्ट एलिजिबल पीपल टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट इन माय व्यू। अच्छा, डॉक्टर अजय सानी साहब बहुत मशहूर हैं अपने स्कॉलरली परसूट्स जो हैं इनके डिफेंस मैटर्स के हवाले से। और प्रवीण सानी साहब अपना एक एडिटर हैं अपने पर्चे के, और बहुत ज़्यादा अपने व्लॉग और यूट्यूब पर आते हैं और अपनी राय देते हैं बड़े बेबाकी के साथ। और इनकी गुफ्तगू से, इनके व्यू पॉइंट से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, मेरा ख्याल है, टीवी देखने वाले। तो आज की हम इस गुफ्तगू में जो करने जा रहे हैं वो ये कि इस पूरी टॉक को हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि इससे एक्सर्प्ट लेंगे, यानी कि इख्तसाबात, और वो आपको सुनाएंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनका आर्गुमेंट क्या है और इन्होंने क्या नताइज अख्ज़ किए हैं। यहाँ एक बात बताता चलूं कि कपिल सिब्बल साहब पंजाबी खत्री हैं, और इनके पेरेंट्स जो अभी हमारा पाकिस्तान का पंजाब है यहाँ से इन्होंने माइग्रेशन की थी 1948 में, गालिबन नॉट 1947। और इनका नहीं मुझे मालूम, डॉक्टर अजय सानी का। तो वो तमाम चीजें अपनी जगह पर। तो यहाँ एक बड़ी एक आपके साथ शेयर करूं इंटरेस्टिंग चीज, वो ये कि नविका कुमार जो अर्नब गोस्वामी के बाद सबसे बड़ा चेहरा है गोदी मीडिया का, उन्होंने एक मरतबा इंटरव्यू किया था इनको, और उसमें यानी कि कपिल सिब्बल साहब को। और वहाँ एक ये कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि देखें हम माइग्रेंट से हमारे साथ कितना जुल्म हुआ था वहां पर, जो इस वक्त जब हम अप्रूव किया गया है
वेस्टर्न पंजाब से। लेकिन सिब्बल साहब इनके इस ट्रैप में नहीं आए और उन्होंने वही बात की जो वो हमेशा कहते रहे हैं। तो गुफ्तगू उनकी जो हुई है उसका एक इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, आप चाहे तो उसको हम लिंक शेयर कर लेंगे आपके साथ। तो आइए चलते हैं, हम सुनते हैं इन तीनों महान हस्तियों को कि ये इन्होंने अभी जो ईरान इजराइल की वॉर हुई है 12 दिन की, उसके हवाले से कोई मुतसवी बात की है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं उसको किस तरह उन्होंने डिस्कस किया है और किस तरह एनालाइज किया है, और जो पाकिस्तान के साथ मई के महीने में जो आपस में लड़ाई हुई है उसमें इंडियन एयरफोर्स की जो लिमिटेशंस हैं जो सामने आई हैं उसको भरपूर तरीके से उजागर किया है, हाईलाइट किया है। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है, एक बात बड़ी उसके साथ वसुख के साथ, कि न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल नहीं होगी, यानी उनका कहना ये है, वजह उसको उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इंडिया से बिल्कुल नहीं डरता, वो कन्वेंशनल वॉर लड़ सकता है कभी भी। उनका कहना यह था कि चूंकि इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, उसको पॉज दिया है, तो जो कंट्री पहले तैयारी कर लेगा वो उस पर अटैक कर देगा उनके ख्याल में, यानी परवीन सानी के हवाले से, कि पाकिस्तान यकीनन अटैक करेगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो उसमें उन्होंने जिक्र किया शिमला एग्रीमेंट का, और उसी हवाले से सीज फायर लाइन और इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सारी इंट्रिकेसीज और मामलात हैं, इसको वो सामने लाए। तो ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि जब 22 तारीख को बैसारन में ये हमला हुआ और 26 लोग की मृत्यु हुई, तो हिंदुस्तान में तो ऐसा एक जोश बन गया, सारी देश में जोश बन गया कि भाई इसका जवाब तो देना चाहिए। तो और जवाब हमने दिया और कुछ हद तक में कुछ हासिल भी हुआ। तो आपके हिसाब से क्या इसका आउटकम हमारे पक्ष में है या नहीं है? मैं दो चीज़ें पहले कहना चाहूँगा उस पर। एक तो आपने कहा कि एक जोश बन गया, जोश बना नहीं, अच्छा, बनाया गया। अच्छा, ये जो वृतांत था, जो नैरेटिव था, वो किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था। अच्छा, इस हादसे के बाद कश्मीर में कितने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोग बाहर आए, खुद बोला इन्होंने, पहली बार 35 साल के आतंकवाद में पहली बार कश्मीरी सड़क पे निकल के बोल रहा था कि आतंकवादी गलत कर रहे हैं। सही। तो वृतांत जो है उस तरफ भी ले जाया जा सकता था। लोगों को इतना, लोगों का आक्रोश, उत्साह नहीं बढ़ाने की ज़रूरत थी। वो तो चैनल्स बढ़ा रही थी ना? नहीं, चैनल्स किसकी हैं और कहाँ चल रही हैं इस वक्त सब जानते हैं कि ये एक काबिज़ मीडिया है, ये कोई अपने आप कुछ नहीं करता। ये मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वैसे भी हर मीडिया काबिज़ होता है, लीडरशिप जो होती है वही वृतांत बनाती है, तय करती है। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे एक ज़माने में कश्मीर, और उन्होंने कहा था कि ये आर पार की लड़ाई है। सही बात, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बिल्कुल चैनल्स उस ज़माने के इतने काबिज़ नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन सब ने कहा कि ये आखिरन हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री आया जो शक्ति की बात कर रहा है, जो भारत के गौरव की बात। और एक साल तो तैनात रही वहाँ फोर्सेज हमारी। नहीं, ये बात की बात है। 24 घंटे के अंदर अंदर वही वाजपेयी ने बोला कि मैं अपना दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाता हूँ। सही बात। वही चैनल्स उसी उत्साह के साथ बोलने लगे कि देखिए क्या बड़ा स्टेट्समैन है। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूँ कि ये वृतांत न लोगों ने बनाया, न मीडिया ने बनाया, ये लीडरशिप ने बनाया है। ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है।
इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। जी हाँ। 6-7 की रात को तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया, ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाज़ा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पार, एक होगी मिसाइल्स। जी हाँ। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं नहीं, पता ऐसी है। बात तो नहीं। हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, See, एयरक्राफ्ट मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। जी हाँ। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं, उन पे नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, हाँ, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका We have lost, डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है उसमें। उसने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। हाँ, चीन की तो राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ड्रोन एक दूसरे के। अगर 2 टेररिस्ट मार दें किसी को, 4 लोगों को या 2 लोगों को, तो विल इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर? ये तो कह रहे हैं। नहीं, ये तो हम कह जंग रहे का हैं ऐलान ना। होगा। बस ये तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, तो परमाणु तो बात शक्ति- टेररिज्म की तो कहीं होती ही नहीं है। सारे विश्व में टेररिज्म की तो कोई बात हुई नहीं। नहीं, देखिए, परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। मैं ये परमाणु शक्ति के बारे में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक आप कह सकते हैं मौका देख के उसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है। और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी दरअसल कोई घबराया हुआ नहीं है कि दरअसल एक परमाणु युद्ध होने वाला है। वो भी इसका मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपसे इजाज़त लूँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो काम मैंने जैसा कि बताया, ये दोनों डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, वॉरियर हैं। हज़ारों साल से ये कहना चाहिए यही ट्रेडिशन रहा है कि जंग की बात करने वाले और जंग को डिस्कस करने वाले, उसको स्ट्रेटेजी बनाने वाले, वो सारे के सारे
ज़्यादातर क्षत्रिय होते हैं। लेकिन अब तो देखने में जो आया है वो अजीब सी बात है कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो ब्राह्मण है, यानी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रेयोपुरीन ब्राह्मण है, और जो नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी वो भी ब्राह्मण है और वो भी श्रेयोपुरीन ब्राह्मण है। हाँ, एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो क्षत्रिय हैं, अमरप्रीत सिंह साहब। Mini Abu Sarfaz Ahmed y Arabu de Baghdad, Karachi, Pakistan. Ana Sarfaz Ahmed, Naib Al Jarida, Karachi, Pakistan. Uh, his are स्नो, ये बड़ा सख्त है अगर नाराज हो जाए